Welcome to Study Mode On to Tension Gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था. आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. लास्ट चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. ये चैप्टर कंपैरेटिवली उससे काफ़ी छोटा है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी है. अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये होते क्या है ब्रीफली, तो प्राइवेट सेक्टर यानी जिसे या तो कोई एक इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर कंट्रोल करते हैं. इसमें पब्लिक का, गवर्नमेंट का किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता. वो जो इंडिविजुअल है जिनकी वो एंटरप्राइज है जो उसे ओन करते हैं, वही इसे कंट्रोल करते हैं. एंड पब्लिक एंटरप्राइज में डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का. ये डायरेक्टली अकाउंटेबल होती है टू द पब्लिक, इसलिए इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. जो लास्ट चैप्टर में हमने फॉर्म्स पढ़े थे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, इन सब की जो फॉर्म्स है ये मेनली आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर. और जो पब्लिक सेक्टर होती है, इसे जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कंट्रोल कर सकती है. अब आज के वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की 3 मेन फॉर्म्स को, दैट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. इसमें भी लास्ट चैप्टर की तरह ही फीचर्स आएंगे, मेरिट्स आएंगे एंड लिमिटेशंस आएंगे. बट ये उसके सामने काफ़ी छोटा है और काफ़ी ईजी भी है. तो फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट कवर करते हैं, दैट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ये मोस्ट ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है. ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करती है. एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है, उसके अंदर वो एक डिपार्टमेंट सेटअप करते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे एग्जांपल दो अगर मैं आपको, तो इंडियन रेलवेज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हैंडल करती है जो कि कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट. देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये पोस्टल डिपार्टमेंट हैंडल करता है जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में है अंडर गवर्नमेंट. ओके, तो अब इसके फीचर्स. पहला फीचर तो है कि ये है एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री. जिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आ रहा है, बेसिकली उसी का एक एक्सटेंशन ही है. मतलब ये कोई सेपरेट या इंडिविजुअल एंटिटी नहीं होती है, ये एक्चुअली उस मिनिस्ट्री का ही एक्सटेंशन होता है. वो मिनिस्ट्री के फंक्शंस ही इसके थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी. वही जो मैंने आपको बोला, इसके कोई ऑटोनॉमस, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं होता. जैसा वो डिपार्टमेंट में डिसीजन लिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेते हैं. देन इसके फंड्स. अब इसमें जो फंड्स आते हैं, फंड्स ना इसके एनुअल अप्रोप्रिएशन से आते हैं. जैसे हर साल गवर्नमेंट का एक बजट निकलता है, उस बजट में से डिसाइड किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना फ़ंड एलोकेट किया जाएगा. और जितना फ़ंड उस डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका फ़ंड है कि इसको कितना खर्चा करना है. ओके, तो इसका फ़ंड आता है एनुअल अप्रोप्रिएशन में से. अब इसकी जो रेवेन्यू आती है, जो भी रेवेन्यू ये डिपार्टमेंट वो अर्न करता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चली जाती है. तो ये गवर्नमेंट की इनकम का डायरेक्ट सोर्स है. अब अकाउंटेबिलिटी की मैं बात करूँ तो ये पूरा, जैसे मैंने आपको बोला, एक मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, तो ये प्रॉपरली इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, टाइमली इनको ऑडिट्स करवाने पड़ते हैं. तो ये काफ़ी अकाउंटेबल फॉर्म है. देन नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ तो इसके एम्प्लॉयज़. अब जैसे कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, रिक्रूटमेंट कंडीशंस होती है, वही सिमिलर इनमें होती है. एंड मैनेजमेंट इनका करते हैं सीनियर सिविल सर्वेंट्स. ओके, देन मैं आपको बताऊँ तो मेरिट्स. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स ये है कि ये मिनिस्ट्री डायरेक्टली कंट्रोल करती है, तो डायरेक्टली वो कंट्रोल करेंगे तो उतना ही इसका फंक्शनिंग स्मूथ होगा. कैसा इसमें काम करना चाहिए, सब चीज़ों का मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होगा. देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एज़ वो प्रॉपरली उनके कंट्रोल में है, टाइमली ऑडिट्स करवाए जाते हैं, अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो पब्लिक भी इस तरह की अंडरटेकिंग को मतलब इस पर ज़्यादा भरोसा करेगी. ये मोर रिलायबल होंगे, मोर अकाउंटेबल होंगे उनके लिए. देन मैं बोलूँ तो रेवेन्यू का सोर्स जो मैंने आपको बताया, इसमें भी वैसा ही है. मेरिट्स और लिमिटेशंस फीचर्स के पॉइंट से ही बनेंगे, ठीक है ना. तो रेवेन्यू सोर्स में बोलूँ तो इसका डायरेक्ट इनकम, जैसे मैंने बोला, ट्रेजरी में जाता है. तो इसका रेवेन्यू, ये भी एक तरह से मेरिट ही है ना, कि जो भी इनकम जनरेट हुआ वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का
सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। देन आता है लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन में पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पूरा एक सिस्टम चलेगा, सिस्टम का चलेगा तो कंट्रोल अच्छे मेंटेन रहेगा, लेकिन कई बार ना डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, क्या काम करना है और क्या नहीं। पूरा मतलब आपको एक सिस्टम के थ्रू पास आउट होके जाना पड़ेगा, इसीलिए आप इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो अपने काम में। इसमें थोड़ा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि आपको पूरा एक सिस्टम फॉलो करके जाना पड़ेगा। देन आता है रेड टेपिज्म एंड डिलेज। अब रेड टेपिज्म एंड डिलेज मतलब इसमें आपको जो भी डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन के लिए प्रॉपर अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे हायर अथॉरिटी के। अब इतने अप्रूवल्स, अथॉरिटी 1, अथॉरिटी 2, ऐसा करके अप्रूवल्स हम लाइन बाय लाइन लेने जाएंगे, तो जो चेन ऑफ अथॉरिटी रहेगी, तो एक तरह से अच्छा है कि हाँ पूरी चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए जाएंगे। बट कई बार क्या होता है ना, इससे कुछ वीक्स का काम कई बार कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स में कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि जितना बड़ा चेन ऑफ अथॉरिटी होगा उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा ये प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग में कई बार काफ़ी डिले हो जाता है। देन ना इनका प्रोसेस होता है कंजर्वेटिव। ये रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, ओवरली कॉशियस, कि कहीं पे भी पब्लिक का या किसी का कुछ नुकसान नहीं हो, उसके अकॉर्डिंगली इनको काम करना है। तो ये रिस्की वेंचर्स को ना अवॉइड करते हैं। एक तरह से अच्छा भी है कि रिस्क नहीं लेते, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कई बार कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो जाती है। देन आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी तो इंटरफेरेंस तो रहेगा, कोई भी किसी को कंट्रोल करेगा, कोई डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगी मिनिस्ट्री, तो उसका इंटरफेरेंस तो रहेगा। वो ऐसा नहीं है ना कि आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हो। एंड कई बार कुछ केसेस में देखा गया है कि ये कस्टमर्स के लिए भी इनसेंसिटिव है, उनको प्रॉपरली सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती, कुछ एरियाज़ में ऐसा भी देखा जाता है। देन ये फर्स्ट पार्ट था, मतलब फर्स्ट टाइप था पब्लिक एंटरप्राइजेज में। अब नेक्स्ट पे आते हैं तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये भी एक पब्लिक एंटरप्राइज है। ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर फॉर्म होता है। इसके अगर आपको एग्जांपल्स दूँ तो मैं आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एक पर्टिकुलर एक्ट है पार्लियामेंट का, उस एक्ट के अंडर ये इनके रिगार्डिंग सारे मतलब पावर्स, फंक्शंस, जो भी इनकी ऑब्जेक्टिव्स है, सब चीज़ें उसमें डिफाइंड है। देन ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं अनलेस एंड अनटिल, अनलाइक दैट जो हमने पहले पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे उसमें था कि गवर्नमेंट का बजट है उसमें से आपको अप्रोप्रिएशन मिलेगा, बट ये फाइनेंस के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। तो फीचर्स में हम जाते हैं। पहला फीचर है क्रिएशन इसका वही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होगा, उसमें इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, पावर होंगी और क्या प्रिविलेजेस इसको मिलेगी वो। देन ये एक लीगल एंटिटी है, मतलब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह रजिस्टर्ड होती है, जिससे ये केस फाइल कर सकते हैं। इट कैन बी स्यूड और इट कैन अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अपने नेम में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी के नाम पे हम प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकते हैं, कंपनी अपने नेम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी को स्यू किया जा सकता है। इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू। तो सेम पॉइंट्स इसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट होने की वजह से इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाती है। तो केस फाइल करना, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों पॉइंट्स इसमें भी आ जाते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब इसके जो फंड्स हैं ना, वो इसकी रेवेन्यू से जो भी जनरेट होते हैं वो इसके फाइनेंस में यूज़ होते हैं। इसको बजट से कुछ मतलब नहीं है। जैसे उसमें था कि गवर्नमेंट ने जितना बजट पास किया उस बजट के अकॉर्डिंग कितना अप्रोप्रिएशन इसको मिलेगा हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। इसके फाइनेंस इसके फंड्स में से जनरेट होते हैं। देन आता है ऑडिट और अकाउंटिंग, उसके लिए भी ये वो नहीं है अकाउंटेबल। देन एम्प्लॉयज़। अब इसके एम्प्लॉयज़ वैसा नहीं है जैसे उसमें था कि सिविल सर्वेंट्स उसके मैनेजमेंट करेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसका वो एक्ट ने जैसा डिफाइन किया होगा ना, उसके रिगार्डिंग जो है उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। ओके, अब देन नेक्स्ट में जाती हूँ तो इसके मेरिट्स के ऊपर। इसके मेरिट्स में आ जाता है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो ये फ्लेक्सिबल है अपने डिसीजन मेकिंग में। देन आता है ऑटोनॉमी। अब इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, आप अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स फॉर्म आउट कर सकते हो। तो एक तरह से आप एक ऑटोनॉमस बॉडी बन जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। ये कंबाइन करते हैं पावर ऑफ गवर्नमेंट विद इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट। अब कैसे? एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट जैसा आपके पास फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल डिसीजंस भी आप ले सकते हो, पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो एक तरह से बोले तो ये ड्यूअल बेनिफिट है। बट यही बात मैं बोलूँ ना, यही वाला पॉइंट है इन्होंने लिमिटेशन पे भी कवर किया है।
लिमिटेशन में जो पहली लिमिटेशन है ना, वो है लैक ऑफ रियल फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो बोल रहे हैं कि आपके पास प्राइवेट वाला वो तो है फ्रीडम, लेकिन एग्जैक्टली उतना फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं है, क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर भी फॉलो तो करने ही पड़ते हैं। देन आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब अगर फंड्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इंटरफेरेंस भी होता है। हम भले कितना भी बोले कि फाइनेंशियली ये अपने डिसीजन खुद लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखो पब्लिक के लिए तो ये भी अकाउंटेबल है, तो अगर फंड ज़्यादा होंगे तो फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा ही, और करप्शन होने के भी चांसेस है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है और फाइनेंशियल डिसीजंस अगर उस डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है ना, तो चांसेस है कि वहाँ पे करप्शन भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट एडवाइज़र्स को अपॉइंट किया जाता है, तो एक तरह से उनको अपॉइंट करने से भी फ्रीडम पर थोड़ा इफेक्ट तो आ जाता है, क्योंकि एक तरह से आपको उनके कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। देन आता है थर्ड और लास्ट जो पब्लिक सेक्टर का है, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन अगर आपको याद रखनी है, दैट इज़ नॉट लेस देन 51%। अब इसमें पता क्या होता है, कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है 50% और मोर, 51% और मोर, तो इसकी वर्डिंग को ध्यान रखना है। नॉट लेस देन 51%, दैट मीन्स 51 भी कवर हो जाएगा, 51 के ऊपर भी कवर हो जाएगा। तो नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल टू बी हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक आता है कि अगर ये कंपनी सब्सिडरी है किसी और गवर्नमेंट कंपनी की, तो भी ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। एंड इट मस्ट बी एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम भेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, दैट इज़ ONGC। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब फीचर्स, ये क्रिएटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये भी एक लीगल एंटिटी है, ये भी एक, ठीक है। तो वही लीगल एंटिटी होने से वही 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, इट कैन स्यू, इट कैन बी स्यूड, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इसे रेगुलेट करती है, लाइक अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे दूसरी कंपनीज में होता है ना, वैसे ही मैनेजमेंट इसमें भी रहता है। अब मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयज़। अब इसमें एम्प्लॉयज़ जो है उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली अपॉइंट किए जाते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। अब फाइनेंस इनके पास कहाँ से आता है, गवर्नमेंट से। देन ऑडिटर अकाउंटिंग इनका भी होता है। और कंट्रोल, तो शेयर्स जो है इसमें जो परचेज किए जाते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए जाते हैं, ओके। अब इसके हम पढ़ते हैं मेरिट्स एंड द लिमिटेशंस। फर्स्ट मेरिट है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। एज इसमें क्या होता है ना, इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है, तो उसे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। तो इसीलिए जो है ना, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है पार्लियामेंट का, तो इसका फॉर्मेशन ईजी है कंपैरेटिवली दूसरे जो हमने अभी तक पढ़े, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी, उन दोनों से ना ये ईजी है, क्योंकि इसे कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। और इनके पास ऑटोनॉमी भी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमी, कि ऑटोनॉमी रहती है सारे मैनेजमेंट डिसीजंस को लेने की। देन मार्केट कंट्रोल, ये इसमें क्या है, ये मार्केट को भी कंट्रोल कर सकते हैं रीजनेबल प्राइसेस में गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट करके। अब लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन आती है, एसएच क्या है, गवर्नमेंट इसकी सोल शेयर होल्डर है। तो हम भले ही बोले कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन है, बट सिर्फ गवर्नमेंट ही उसका सोल शेयर होल्डर है, तो इतना कंपनीज एक्ट का बोले ना तो रेलेवेंस इसमें आता नहीं है। देन आता है नो अकाउंटेबिलिटी। अब ये एक्ट के अंडर नहीं आ रही, ये इसका एडवांटेज तो था, लेकिन अगर ये उसके अंडर कवर नहीं हो रही है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है, क्योंकि उनके एक्ट के अंडर नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है ना, सारा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हैंड्स में है, तो इससे जो मेन पर्पस है इसकी रजिस्ट्रेशन का, वही मेनली क्या डिफीट हो जाएगा। तो आज इसमें अब मैंने आपको तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए जो पब्लिक एंटरप्राइजेज में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो सीखा, इंट्रो हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर पढ़ा और डिफरेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पढ़ा। तो ये सब आप रिवाइज करके आना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट कवर करूँगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सजेशन ज़रूर बताना। थैंक यू।